गाइस अब बात करेंगे इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन की, जो कि हमारे पास सैम्पल पेपर है व्यावसायिक अध्ययन का एग्जाम आइडिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। अब चलते हैं आगे। देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गाइस कि निक्षेप से आपका क्या अभिप्राय है। जन निक्षेप मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन पहले पिछले वीडियो में भी किया था इससे रिलेटेड, कि ये व्यवसाय के किस प्रकार के लिए लाभदायक है। मतलब अगर ये बिजनेस में हम क्या करते हैं, पब्लिक डिपॉजिट करते हैं, तो वो एक बिजनेस के लिए किस तरीके से फ्रूटफुल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है। कहता है जन निक्षेप क्या होता है, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है। ये उस पैसों की बात करता है जो एक बिजनेस का संगठन, व्यावसायिक संगठन क्या करता है, जनता से डायरेक्टली पैसे मांग लेते हैं। जैसे कि मान लो आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, आप एक पर्सन है, उसको प्रॉब्लम है, तो क्या करेगा वो अपने आस पड़ोस के यार दोस्तों से मांगेगा। तो ऐसे क्या करता है, जब एक और यार दोस्त इसको कब देते हैं, जब इसकी पोजीशन अच्छी है, जब जानते हैं इसके फ्रेंड कि हाँ भाई ये मेरा पैसा वापस कर सकता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जब एक बिजनेस का संगठन, व्यावसायिक संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जब किसी से पैसे मांगता है जनता से, तो जनता उसको सीधे दे देती है। और उसको देगी कब, जब उसकी पोजीशन, जब उसकी स्थिति मार्केट में क्या है, अच्छी होगी, जनता को विश्वास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लाभ क्या हैं। तो देखिए ध्यान से, इसके लाभ की बात करेंगे तो पहला लाभ है कि सरल पद्धति है, इजी क्या है, मेथड है। कोई कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक बिल पास करना है, और जिससे कि क्या होगा, अपने कंपनी के लिए एक ऑर्डर जारी कर दोगे कि अपने जिस भी जो भी भाई या जो भी पर्सन क्या करना चाहता है, पैसे डिपॉजिट कर सकता है, कंपनी में लगाना चाहता है, दे सकता है। तो कंपनी क्या करती है, मध्यकालीन के लिए मतलब मिड टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए अगर उसको पैसा चाहिए तो क्या करती है, सबसे ईजी तरीका है इनमें से, वो क्या करती है, कोई कार्यवाही करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई मीटिंग ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक पेपर निकालना है और तुरंत ही पास हो जाएगा ये। क्योंकि सबको पता है कि भाई कंपनी की बात है और कंपनी का नाम होता है ऐसी पोजीशन में। मान लो जियो की कंपनी है, अगर जियो की कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट मांगती तो पब्लिक देगी नहीं, सबको पता है पब्लिक को कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इसी तरीके से कंपनियां क्या करती हैं, जन निक्षेप करती हैं, पब्लिक डिपॉजिट करती हैं। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसमें समता पर व्यापार का लाभ मिलता है, बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग और ऑन इक्विटी। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें कंपनी को समता पर व्यापार का लाभ प्राप्त होता है। यदि कंपनी को अधिक लाभ हो रहे हैं तो जन निक्षेप सीमित ब्याज का भुगतान करके शेष लाभ अंशधारियों में विभाजित कर दिया जाता है। क्या मतलब क्या है, देखो, अगर कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करती है कंपनी, मान लो पब्लिक डिपॉजिट किया, और पब्लिक डिपॉजिट करने से क्या हुआ, बेटा, बहुत सारा पैसा आ गया, ह्यूज अमाउंट आ गया। और ह्यूज अमाउंट आ गया तो क्या हुआ, उसका यूज हमने कंपनी में किया, और कंपनी में किया तो क्या हुआ, उससे प्रॉफिट होगा। और जो प्रॉफिट होगा उसमें पहले इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में तो देगा नहीं ना पब्लिक हमें, तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यानी ब्याज का भुगतान करने के बाद जो पैसा बचता है प्रॉफिट में, वो कहाँ बांट दिया जाता है, एक तरीके से अंशधारियों में, यानी कि शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट क्या हुए, एक तो ईजी मेथड है क्योंकि इसके लाभ पढ़ रहे हैं, एडवांटेज पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या कह सकते हो, बेनिफिट होता है किनको, समता व्यापार वालों को, ठीक है, यानी कि शेयर होल्डर्स वालों को। तीसरा क्या कह सकते हो, ऐसा करने से क्या होता है गाइस, कि जो अंशधारियाँ होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके कंट्रोल में कोई कमी नहीं आती। नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर्स। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं ना दोस्तों, उनके कंट्रोल में कोई कमी नहीं आती, वो पहले भी मालिक थे, आज भी मालिक है। जन निक्षेप में निवेश करने वाले लोगों का कंपनी के प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अतः कंपनी का अंशधारियों का नियंत्रण ज्यों का त्यों बना रहता है। मतलब जो पब्लिक डिपॉजिट करता है, जो जनता पैसे देती है, उसका ये मतलब नहीं कि वो कंपनी में अपना हस्तक्षेप करेगी, अपनी बात चलाएगी, नहीं। पहले भी कंपनी के मालिक कौन थे, शेयर होल्डर से, और आज भी रहेंगे। यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो क्या दे रहे, एक तरीके से लोन दे रहे हैं, बट एक ऐसा लोन मान के चल सकते हो जो क्या होता है, आसानी से मिल जाता है, बिना किसी पेपर वर्क के, कह सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्यावसायिक वित्त के प्रकार बताइए। मतलब जो हमारा बिजनेस फाइनेंस है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस के 2 टाइप होते हैं। एक तो कंपनी के, देखो क्या पढ़ रहे हैं, व्यावसायिक वित्त, इसके 2 तरीके के होते हैं। ये कैसे, एक तो कंपनी का पैसा होता है। कंपनी का पैसा क्या कह सकते हो, मतलब मालिक का पैसा। किसका दोस्तों, जो कंपनी का मालिक है, मालिक का मतलब क्या कह सकते हैं, स्वामी का पैसा। और दूसरा क्या हो सकता है, एक तरीके से हम कहीं से उधार ले सकते हैं। तो देखो बता रखा है, स्वामित्व पूंजी मतलब ओनर्स कैपिटल, और दूसरा क्या है, ऋण पूंजी मतलब जो उधार लेते हैं, बोरो कैपिटल, ठीक है। स्वामित्व पूंजी क्या होता है, इसके अंतर्गत वह पैसे शामिल किया जाता है, वह पूंजी शामिल की जाती है जो व्यवसाय के
स्वामियों की स्वयं होती है, जो व्यवसाय के मालिक की खुद ही होती है। यह पूंजी 3 चीज़ों से प्राप्त कर सकते हैं हम। इक्विटी शेयर वाले से, क्योंकि इक्विटी शेयर वाले मालिक होते हैं कंपनी के। पूर्वाधिकार अंश यानी कि प्रेफरेंस शेयर वालों से, वो भी एक तरीके से मालिक होते हैं, बट वो क्या करते हैं, उनको डिविडेंड में पहले हिस्सा मिलता है। दूसरा क्या कह सकते हो, इनको वोटिंग राइट एक तरीके से ना के बराबर होता है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, लाभों का पुनर्नियोजन या प्रतिधारित लाभ, यानी क्या होता है, ये वो पैसा होता है जो हम रिटेंड करके रखते हैं अपने पास, अपने फ्यूचर में। प्रॉफिट का वह हिस्सा होता है जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं, जिसे रिजर्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन व्यावसायिक स्रोत के व्यावसायिक जो वित्त है, इसके 2 पार्ट कौन से हैं, ओनर्स फंड और बोरोव्ड फंड। ओनर्स कैपिटल क्या होता है, एक तरीके से जो समता अंश वालों का पैसा होता है, पूर्वाधिकार अंश वालों का होता है, और लाभों का पुनर्नियोजन यानी प्रतिधारित लाभ होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ऋण पूंजी। ऋण पूंजी क्या होता है, इसके अंतर्गत वह पूंजी सम्मिलित की जाती है जिसे बैंकों में, वित्तीय संस्थाओं से या जनता से हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से लोन के रूप में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। लोन के रूप में लेते हैं। व्यावसायिक वित्त के विभिन्न स्रोतों से, स्वामित्व फंड स्रोतों को छोड़कर से सभी फंड क्या होते हैं, एक तरीके से ऋण फंड क्या होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जितना भी कंपनी का पैसा है, उस पैसे में से अगर मैं ओनर्स का पैसा हटा दूँ तो सारा का सारा पैसा कौन सा होगा, ऋण पूंजी। मतलब जैसे कि बीपी होता है, बिल्स पेबल भी एक तरीका लोन है। क्रेडिटर्स का पैसा है, वो भी लोन है, ठीक है। बैंक से लोन ले रखा है, वो भी लोन है। ओवरड्राफ्ट है, वो भी लोन है। मतलब ये सारे के सारे 2 टाइप में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है कि आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो डिफरेंस ये है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी में क्या अंतर है बताइए। तो स्वामित्व पूंजी क्या होता है, एक तरीके से व्यवसाय के स्वामी का ने जो पैसा दिया उस पैसे को कहते हैं। और ऋण पूंजी क्या होता है, एक तरीके से जो व्यवसाय द्वारा ऋण के रूप में प्राप्त किया जाता है। मतलब जो बिजनेस है उसने कहीं ना कहीं से लोन लिया है, ठीक है। और क्या कह सकते हो इसमें गाइस, और हम कह सकते हैं इसमें इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो इसके 3 टाइप है एक तरीके से मेन, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और प्रतिधारित लाभ, ठीक है। इसमें अब चाहो तो 3 चीज़ों को और शामिल कर सकते हो, जो क्या होता है, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। ये भी एक तरीके से मालिक का ही पैसा होता है, बट ये क्या होता है, एक तरीके से विदेशी पूंजी होती है। क्या होती है दोस्तों, विदेशी पूंजी होती है, ठीक है। फॉरेन कैपिटल कह सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। क्योंकि ऐसा करने से हमें क्या मिलता है, विदेशी पैसा मिलता है, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर से। अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, जो आज मैंने सुबह ही डाला था। अब बात करते हैं ऋण पूंजी की। ऋण पूंजी क्या है गाइस, तो ऋण पूंजी ऋण पत्र और बॉन्ड्स होते हैं, जैसे डिवेंचर और बॉन्ड्स क्या कहते हैं। इसके और कौन से प्रकार हो सकते हैं, कहीं से हमने लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हैं, और कंपनी की डिपॉजिट हो सकती है। कैसे, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं। हमने व्यापारिक साख के रूप में पैसा लिया, तो व्यापारिक साख का टॉपिक मैंने पिछले पढ़ाया था, आप आराम से देख सकते हो। और क्या होता है, जनता से जो पैसे लेते हैं। तो यानी कि ऋण कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, इतने तरीके से आ सकते हैं। आप पढ़ लेना, पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आपको ध्यान रखना है। छोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ करोगे तो पक्की बात है आपको टीचर नंबर देगा उसमें। फिर आता है दोस्तों प्रतिभूति आवश्यकता। प्रतिभूति मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से जो स्वामित्व का पूंजी होता है, इसके लिए हमें इस फंड के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ये जो पैसा आता है, इसके लिए हमें कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये कंपनी के मालिक है। तो कंपनी का मालिक तो भाई अपना पैसा खुद लगाएगा ना, वो क्या मांगेगा, सिक्योरिटी थोड़ी मांगेगा। बट ऋण पूंजी की पोजीशन में, बोरोव्ड कैपिटल के हिसाब से इनको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से हमें प्रतिभूति देनी पड़ती है। मतलब इन्हें हमें बताना पड़ता है कि भाई आपका पैसा डूबेगा नहीं, कोई दिक्कत आएगी तो हम ला के देंगे, कंपनी का जो भी सामान है उसको बेच के मिलेगा। पर शेयर कैपिटल वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और प्रतिफल का मतलब क्या है, कंसिडरेशन क्या होता है, मतलब स्वामित्व पूंजी जो ओनर्स कैपिटल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रतिफल क्या होता है, लाभ मिलता है। क्या मिलता है इनको, एक तरीके से प्रॉफिट मिलता है। और जो जितने भी ऋण पूंजी होते हैं, इनको क्या मिलता है, एक तरीके से इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके बाद बात करेंगे जीडीआर की क्या विशेषताएं हैं। जो जीडीआर क्या, एक तरीके से ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि किसी भी अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया जा सकता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर एक देश की कंपनियां विदेशों से अगर पैसा लेना चाहती है तो क्या कर सकती है, वो जीडीआर के माध्यम से या तो अमेरिका में या किसी भी यूरोपियन कंट्री में क्या कर सकती है, अपना एक्सचेंज को सूचीबद्ध करा सकती है। सूचीबद्ध कराने से क्या होता है, वहाँ पे अपना वो शेयर्स बेच सकते हैं।
एक जीडीआर एक से अधिक अंशों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक जीडीआर का मतलब क्या, अगर एक विदेशों में हम एक से ज़्यादा अगर हम शेयर बेचते हैं तो एक से अधिक अंशों पर वह प्रतिनिधि कर सकता है। जैसे कि एक जीडीआर 2 अंश के बराबर होता है। क्या बोलेंगे, एक जीडीआर की वैल्यू क्या है, एक तरीके से दोस्तों जीडीआर की वैल्यू क्या है, 2 शेयर के बराबर होती है, क्योंकि ये विदेशी कैपिटल होता है इसलिए यहाँ पे डबल फ़ायदा मिलता है। तो क्या बोलोगे, एक जीडीआर किसके बराबर होता है, 2 अंश के बराबर होता है। जीडीआर धारक क्या कहते हैं, इसे अंशों में भी परिवर्तित कर सकता है। अगर मतलब किसी ने जीडीआर के माध्यम से शेयर खरीदा है तो उसे इक्विटी शेयर कैपिटल में वो कन्वर्ट कर सकता है, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, समता अंश में कन्वर्ट कर सकता है, बदल सकता है। जीडीआर के धारक को कंपनी में वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। जीडीआर जो भी लेते हैं उनको वोट डालने का राइट नहीं होता है, बट अगर उन्होंने कन्वर्ट करा ले तो उनको वोट डालने का अधिकार मिलेगा। जबकि अंशधारी होते हैं यह अधिकार होता है, सबको पता है शेयर्स वालों को होगा। तो ये 4 क्या हैं इसके फ़ायदे हैं, किसके, जीडीआर के। ठीक है बेटा, वीडियो ना समझ में तो बैक करके ज़रूर देख लेना। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है दोस्तों कि एडीआर के क्या लाभ हैं। एडीआर मतलब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। कह रहे हैं विदेशी पूंजी मिलती है हमें इससे, ये आसानी से मिलती है, मोर लिक्विडिटी यानी कि, ठीक है। कंपनी की क्या होती है इसमें, साख में वृद्धि होती है। क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों को लगता है यार विदेशी कंपनी है, विदेशों में पैसा जा रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, विदेशों में सामान बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अच्छी कंपनी है। और क्या कह सकते हो, इसको खर्च जारी करने के लिए क्या होता है, इनमें कॉस्ट कम आता है, क्योंकि लोअर फ्लोटिंग कॉस्ट होता है, मतलब खर्चा कम आता है। सिर्फ ऑनलाइन काम होता है ज़्यादातर तो खर्चा कम आता है। और क्या कह सकते हो, इसमें अमेरिका का पैसा मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, ठीक है। और आप क्या कह सकते हो, जो लगभग लाभ इसमें है वही लाभ इसमें कह सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आम कंपनियां भी अमेरिका में जा सकती है। फिर और क्या कह सकते हो, आपको अपने घरेलू जो बिजनेस है वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ से आपका ध्यान हट जाता है और आपकी कंपनी और ग्रो करने लगती है, ये सब लिख सकते हो। इसी तरीके से आप बात करते हैं जीडीआर को जारी करने की प्रक्रिया क्या है। क्या दोस्तों, जीडीआर को जारी करने की प्रक्रिया क्या है। तो जीडीआर को जारी करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने घरेलू कस्टोडियन बैंक में, डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में क्या करते हैं, पहले हम अपना नाम करवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, ठीक है, सर्वप्रथम। दूसरा काम क्या होता है, फिर जब घरेलू डोमेस्टिक बैंक में, यानी डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक में जब हमारा नाम होता है तो डीसीबी अंशों को हम फिर किस में डालते हैं, जीडीआर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम जीडीआर की प्रक्रिया लिख रहे हैं। तो जीडीआर में कन्वर्ट करने के लिए विदेशों में किसी बैंक में अपना नाम दर्ज कराते हैं। तो क्या बोलोगे, ओवरसीज़ डिपॉजिटरी बैंक में क्या कराते हैं, हम अपना नाम सूचीबद्ध कराते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो ओवरसीज़ बैंक था ओबीडी द्वारा, जो ओवरसीज़ बैंक है ये क्या करेगा, उसे पहले जीडीआर में कन्वर्ट करेगा, जो भी हमारा रुपए है, पैसा है। फिर जीडीआर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये यूएस डॉलर में पैसा बदल जाता है जीडीआर में आने का मतलब। और जब जीडीआर में आ जाता है फिर क्या कर सकते हैं, जिसने भी वहाँ पे ग्लोबली में या चाहे अमेरिका में या फिर किसी भी, क्या कह सकते हो दोस्तों, यूरोपियन कंपनी में हम क्या कर सकते हैं, यूरोपियन कंपनी के जो भी निवेशक है, जो भी इन्वेस्टर है वो अपना पैसा लगा सकता है हमारी कंपनी में, और इस समचित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद कहते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है आईडीआर को जारी करने की प्रक्रिया। आईडीआर क्या है, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यानी कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत का पैसा लेना चाहती है, भारत में क्या करती है, अपना पूंजी लेना चाहती है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में अपने शेयर्स को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, वही आरडीआर जैसे सेम ऊपर वाले का क्वेश्चन बड़ा सेम इसी तरीके से। तो क्या बोलेगा, पहले वो अपने जो जिस भी देश में है वहाँ पे वो क्या करेगा, विदेशी कस्टोडियन बैंक में पहले अपने आप को नाम दर्ज कराएगा। इसके बाद क्या होगा, फाइनेंस मिनिस्टर से पहले हमें अनुमति भी लेनी पड़ती है उस देश में। फिर जो ओसीडी है, ओसीडी का मतलब क्या होगा दोस्तों, ओवरसीज जो बैंक है एक तरीके से, वो क्या करेगा, आईडीआर के रूप में कन्वर्ट करेगा। और जब आईडीआर के रूप में कन्वर्ट होगा एक तरीके से, तो हम क्या कह सकते हैं, वो भारतीय रुपये में पैसा बदल जाता है। देखो क्या कह रहा है, पहले उसको आईडी मिल जाएगी, वही मतलब सेम आईडी मिलेगी, उसको फिर किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, आईडीआर में कन्वर्ट करेगा। और आईडीआर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या, भारतीय रुपये में बदल जाता है। और भारतीय रुपये में जब बदल गया तो कोई भी भारतीय आदमी जो है अब क्या कर सकता है, अपना पैसा लगा सकता है, किस में, आईडीआर में लगा सकता है। तो ये सब क्या एक तरीके से आपका पूरा प्रोसेस है। तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना, जिससे कि क्या है, आने वाले टाइम्स में आपको और भी अच्छे कोई वीडियोस मिल पाएंगी, जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू दोस्तों।